खंड 5 में हमने देखा कि कैसे प्रेमचंद ने अपने महान कौशल से गांव और शहर के जीवन की अंतर्दृष्टि को दिखाया है। गांव में भले ही गरीबी है, शोषण है, लेकिन वहाँ जीवन के मूल्य अभी भी जीवित हैं। शहर में भले ही रोशनी है, शिक्षा है, भले ही आमदनी के कई जरिए हैं, लेकिन वहाँ जीवन की जड़ें कहीं खो सी गई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। गोदान के खंड 6 में हम देखेंगे कि जिस धरती पर अन्न उपजता है वहीं किसान भूखा मरता है। यह वाक्य प्रेमचंद की कल्पना नहीं बल्कि उस यथार्थ का चित्र है जिसे उन्होंने गोदान में पूरी संवेदना, करुणा और आक्रोश के साथ अंकित किया है। होरी एक ऐसा पात्र है जो अब तक कई कठिनाइयां झेल चुका है। गाय के लिए कर्ज, बेटे के प्रेम के लिए जुर्माना, समाज के लिए अपमान और धर्म के लिए दंड। लेकिन अब वह उस आर्थिक व्यवस्था का शिकार होने वाला है जो किसान के लिए बनी ही नहीं, बल्कि किसान को बर्बाद करने के लिए गढ़ी गई है। होरी का जीवन कर्ज से शुरू होता है और कर्ज में ही डूब जाता है। हर साल फसल से पहले बीज, खाद और बैल के लिए उधार लेना, फिर फसल कटने के बाद लगान, सूद, रिश्वत और घर के खर्च के लिए उधार लेना। यह एक न रुकने वाला चक्रव्यूह है जिसमें से कोई किसान बाहर ही नहीं निकल पाता। उधार लेकर जो बीज बोया उसी ने फसल से पहले ब्याज खा लिया। ऐसा होरी के मन में हमेशा चलता है। प्रेमचंद ने यहाँ केवल आर्थिक गणना नहीं दिखाई, वह उस मानसिक तनाव, विवशता और आत्महीनता को चित्रित करते हैं जो कर्ज के साथ आती है। गांव का साहूकार झिंगुरी लाल केवल पैसे नहीं देता, वह होरी की आत्मा गिरवी रखता है। जब होरी ब्याज नहीं चुका पाता तो झिंगुरी लाल कहता है, मैं सूदखोर नहीं, समाज का सेवक हूँ, तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। प्रेमचंद की विडंबना यहाँ इतनी तीव्र है कि पाठक को हंसी नहीं, क्रोध और ग्लानि आती है। साहूकार की भाषा में सेवा है, पर उसके व्यवहार में केवल शोषण और वासना। वह होरी से उसकी जमीन पर अनाज उगवाता है, फिर उसी अनाज पर कर लगाकर उसे ही भूखा छोड़ देता है। उस साल बारिश समय पर नहीं होती, खेत सूख जाते हैं, बीज अंकुरित नहीं होते। होरी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन खेत जैसे धरती नहीं, कोई जंग खाया बर्तन हो गया हो, कुछ भी नहीं उगता। और उस पर पटवारी और जमींदार कहते हैं, फसल हुई या नहीं, लगान देना पड़ेगा वरना जब्ती होगी। यहाँ प्रेमचंद का यथार्थ सबसे कठोर रूप ले लेता है। एक किसान को उसकी फसल नहीं बल्कि प्राकृतिक संयोग और अन्याय की प्रताड़ना मिलती है। धनिया इस पर चुप नहीं रहती। वह कहती है, अब कुछ तो बेचना पड़ेगा, चाहे जमीन ही क्यों ना हो। वह अपने बचे हुए गहने, पुराने कपड़े और यहाँ तक कि घर का अनाज तक गिरवी रख देती है ताकि होरी पर दबाव कम हो सके। लेकिन ये सब करना उसे अंदर से तोड़ देता है। वह कभी कहती है, कभी कभी सोचती हूँ भगवान क्यों ही नहीं बुला लेते हमें अपने पास। यह वाक्य केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं, एक पूरे ग्रामीण वर्ण की अनकही पुकार है। इस आर्थिक संकट में जब गोबर देखता है कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, पिता चुप हैं, माँ आंसू छिपा रही है, तब वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है बिना बताए और कहता है, अगर गांव में रहूंगा तो या तो खुद मरूंगा या किसी को मार दूंगा। शहर उसके लिए कोई अवसर नहीं बल्कि जीवित रहने का अंतिम विकल्प है। प्रेमचंद यहाँ गोबर के माध्यम से उस शहरी पलायन की शुरुआत दिखाते हैं जो आज भी भारतीय ग्रामीण संकट का मूल है। होरी अब केवल एक किसान नहीं, एक लाचार देह बन चुका है।
उसके भीतर की आत्मा टूट चुकी है। वह हर जगह सिर झुकाता है, साहूकार के आगे, पटवारी के आगे, ठाकुर के आगे और धर्म के नाम पर पंडित के आगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हार है, वह अपने ही बेटे के आगे झुक नहीं पाता। प्रेमचंद ने गोदान के इस खंड में एक ऐसा संसार रचा है जहां आर्थिक संरचना न केवल किसान को भूखा छोड़ती है बल्कि उसकी आत्मा को कुचल देती है। साहूकार केवल पैसा नहीं लेता, वह सम्मान, स्वाभिमान और परिवार को भी निगल जाता है। और गोबर का पलायन केवल एक पात्र का यात्रा नहीं बल्कि एक पूरे युग की बेचैनी है। जब गांव प्रकृति के गर्भ से निकलकर शहर के संघर्ष में समाहित होने लगता है।